डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एसआईसी फार्मासिस्ट 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ है इस दिसंबर 2023 में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। 3 मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो आज का पेपर कैसा रहा, और बड़ा फेवरेट आप सबका क्वेश्चन होता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था और आगे की राह कैसी हो, क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, क्या हमें चीज़ें जो है पैटर्न में चेंज देखने को मिल रही है, वो सब थोड़ा सा बारीकी से बात करेंगे। ठीक है। सेल्फ एनालिसिस भी मैंने क्वेश्चन का किया, बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, वो सब सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है कई सेंटर्स पर मैं अवेलेबल भी रहा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी किया, बच्चों ने भी अपने एक्सपीरियंस किए। तो वाइड पॉपुलेशन का एक्सपीरियंस लेकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एसआईसी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2023 सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में वैकेंसी थी, और फार्मा और नॉन फार्मा दोनों को, जिसमें कि कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जिसमें कि कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स थे। लेकिन आज का अगर आप पेपर देखेंगे तो फार्मा वाज वेरी इजी था। यानी कि टफ नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट था, टफ की कैटेगरी में नहीं था फार्मा। जबकि नॉन फार्मा मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में था। ये वाली बात थी। ठीक है। नॉन फार्मा में आप देखेंगे जो जनरल अवेयरनेस था, बहुत डिटेल में आपसे बात कर रहा हूं मैं ताकि आप समझ पाओ सारे मकसद को। जनरल इंटेलिजेंस और अरिथमेटिक एबिलिटी बोले तो मैथ वाला क्वेश्चन जो है देखेंगे। इधर 20 क्वेश्चन, इधर 10 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स था ये, और इधर पे ये 50 क्वेश्चन। मैं आपसे दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ये 50 में बता दूं, 50 में 48 क्वेश्चन करने तक वाला एक क्वेश्चन था। यानी कि 50 में आप 48 इजीली कर सकते थे अगर आप अच्छे एस्पिरेंट थे। तो आप कहोगे सर आप तो यहां पर बात करना आसान है, लेकिन हम लोग कैसे झेल रहे थे हम जानते हैं। मैं समझ रहा हूं, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं ऐसे हवम बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी क्वालिफाइड ही कैंडिडेट हूं और अपने तजुर्बे पे बेस कर बात कर रहा हूं, और ये सब सारी चीजें देखते हुए बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन था 50 में से फार्मा में से 48 करने लायक था। मैं इसकी बात कर रहा हूं। कितने आप कर पाए, कितने लोग कर पाए, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन करने लायक था। आप 50 में से 48 तक मार सकते थे आराम से क्वेश्चन। ऐसा पेपर था, कहने का मतलब हलवा था बिल्कुल, एकदम वेरी इजी टू इजी था ये पेपर। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों का फार्मा सर अच्छा हुआ, फार्मा वाज गुड। एवरेज आप देखोगे जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले थे, मीडियोकर थे, वो 40 तो मार के आए ही हुए हैं। यानी कि 35 से 40 वाली जो रेंज है ना, वो ज्यादातर आप देखोगे। ठीक है। जो थोड़े सिंसियर कैंडिडेट है वो 40 से 45 भी मार के हैं। जो सबसे 30 मार खान वाले हैं वो 45, 46, 48 भी मार के आए हुए हैं। तो आप यकीन मानिए 48 तक करने वाला क्वेश्चन था। 50 में 50 भी मार सकते थे, ऐसे लोग भी हैं धरती पर, लेकिन 48 तो आप आसानी से कर सकते थे। जनरली जो रेंज दिखाई दे रही है वो 35 से 40 तक की दिखाई दे रही है कि जनरली यहां तक लोगों का सही है। ठीक है। 35 से 40 वाली रेंज ज्यादा है, 40 से 45 वाली उससे थोड़ी कम है, और 45 से 50 वाली सबसे कम है रेंज। ये वाला सीन है। तो चलिए, तो यहां फार्मा में 35 से 40 लोगों ने जनरली एक थोड़ा बहुत पढ़ के सिंसियर कैंडिडेट जो था वो दे के आया है। ये तो 35 से 40 क्वेश्चन करके आया है। अब देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस वाले में घिसे पिटे क्वेश्चन ना पूछ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए थे, और ये सीखने वाली बात है। एसआईसी में करंट अफेयर बहुत कम क्वेश्चन पूछता था, आप पिछला ट्रेंड उठा के देखेंगे। अब ये 2-3 साल में आप ट्रेंड देखेंगे, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो चाहे एसआईसी का हो, करंट अफेयर्स आने लगा है। ठीक है। तो जब भी कभी जनरल अवेयरनेस आए उसमें स्टैटिक पोर्शन दे, लेकिन इससे सीखना है कि आपको करंट अफेयर भी पढ़ के जाना है एटलीस्ट 6 मंथ का। और आज जो करंट अफेयर दिया था, मैं देख रहा था, वो ऐसे से मतलब क्रिकेट, खेल, पुरस्कार, ये सब नहीं जो टिपिकल पूछते ना, एकदम रद्दी सा करंट अफेयर। बस खाली उसमें ऑपरेशन गंगा वाला, ऑपरेशन दोस्त वाला, वो इजराइल के साथ जब हमने किया था, और ऑपरेशन दोस्त जब हम तुर्की के साथ, इस तरीके के क्वेश्चन कुछ आए थे। और 2-3 केवल क्वेश्चन अच्छे थे, जो कि 10 में से ज्यादातर करंट अफेयर थे, वो भी एकदम रद्दी टाइप के थे।
तो ये सीखने वाली बात है कि थोड़ा सा जो स्टैटिक हम जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं वो थोड़ा हट के हमें करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए। एंड एटलीस्ट आप करंट अफेयर 6 मंथ का आप देखोगे, सितंबर का करंट अफेयर था, नवंबर का करंट अफेयर था, अक्टूबर का था, ये सब करंट अफेयर था, और दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर था, इसका मतलब 15 दिन 1 महीने पहले पेपर बन गया था। यही तो कॉमन सेंस कहता है। तो एक चीज सीखने वाली बात है कि हमें करंट अफेयर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहिए। 6 मंथ का एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़ना चाहिए जब आपका एग्जाम हो। तो जिस दिन एग्जाम हो उसे 15 दिन छोड़ के आप 6 महीने तक पूरा पढ़ डालिए। तो ये वाली बात ये समझने भाई। फिर अरिथमेटिक एबिलिटी बोले तो मैथ वाला पोर्शन, देखिए मैं बता दूं आपको, मैथ रीजनिंग टफ नहीं था, सबका लेवल एक ही जैसा था। सबसे अगर टफ आपके हिसाब से अगर टफ बोला जाए तो सबसे ज़्यादा मैथ ही टफ थी, फिर उसके बाद रीजनिंग थी थोड़ी आसान, फिर उससे आसान था जनरल अवेयरनेस। इस तरीके से पैटर्न था, राइट। लेकिन मैथ में रीजनिंग में आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो समय लग रहा था क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया कि क्वेश्चन पेपर वॉज लेंदी, ना कि टफ था। अगर आपको समय दिया जाता 5 मिनट की बजाय 10 मिनट ना, तो आप वही सवाल कर लेते। इट मीन्स देयर वॉज अ वेरी इशू विद द प्रैक्टिस, ठीक है। और पिछला भी जो घिसा पिटा एक लाइन का पूछ रहे थे वो नहीं था, अभी थोड़ा अच्छे लेवल का इन्होंने रीजनिंग और वो सब कर दिया। और दूसरी जो चीज मैंने देख रहा था, एक पैटर्न इन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। अगर इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट पे कुछ पूछ लिया तो उससे लगातार बैक टू बैक 1 2 3 4 क्वेश्चन। तो भाई इसको सेट करने के लिए ना 2-4-5 मिनट लगेंगे, तभी तो 2-4-5 मिनट में तब आप जाप क्या कर पाओगे। तो अगर ये पैटर्न आप नहीं सेट कर पाए गया, ये पूरे 4-5 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज वहां पर दिखी कि ये वाला पैटर्न रीजनिंग में भी था, यही वाला पैटर्न मैथ में भी था, कि अगर आप एक ये सेट नहीं कर पाए तो 4-5 क्वेश्चन लगातार आपके बैक टू बैक गए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो पेपर वॉज मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था, बट लेंदी था, ठीक है। 2-4-6 क्वेश्चन टफ होते ही होते हैं, वो हर एग्जाम में होते हैं। तो इजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन लेंदी था, जो मेरे एनालिसिस में आया है। मुझे नहीं पता कि आपके एनालिसिस में क्या था एग्जैक्टली, जो मैंने देखा इसको सारी चीज़ें। तो यहाँ से सीखने वाली बात है कि हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करके जाना है, क्योंकि अपकमिंग एज पीजीआई का एग्जाम भी आ रहा है, अपकमिंग आपका एम्स का भी एग्जामिनेशन आ रहा है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस करंट अफेयर, खास करके एम्स वाले एग्जाम में करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए, अरिथमेटिक एबिलिटी में यही दिख रहा था, क्वेश्चन अगर आप समय दे रहे थे तो लग रहा था। तो आप जब मैंने आपको जीए एप्टीट्यूड वाला, आप देखिए मैंने पूरा सिलेबस दिया हुआ था आपका यूट्यूब पे, खोलिए, उसी पे सब बोट वाला क्वेश्चन, टैंक वाला क्वेश्चन और दुनिया भर का कोडिंग टू कोडिंग, यही सब चीज़ें सब उसमें देखने को आपको मिलेंगी। मैक्सिमम वही पैटर्न था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि एक ही पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पे, ब्लड रिलेशन पे, वो मूवी वाला क्वेश्चन, वो ईयर वाला क्वेश्चन, वो सब सारी चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। तो अरिथमेटिक एबिलिटी और ये जो आपका था रीजनिंग वाला पोर्शन टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन लेंदी था, ठीक। तो रीजनिंग में क्या था, वही पैटर्न वाला, एक पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन। तो जब भी कभी रीजनिंग और मैथ में चूज करना हो ना, तो जनरली फार्मा पोर्शन वाले को रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैथ भी है रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन निकालना आसान होता है थोड़ा सा मैथ्स की तुलना में। और मैथ वाले में जो बच्चों से बात हो रही थी कि शुरुआत में मैथ के क्वेश्चन टिपिकल थे, अब हो सकता किसी को आसान मिल गए हो, तो इसी में बच्चे उलझ के रह गए, और बाद में वो डिवाइड वाला, माइनस वाला, डिवाइड वाला, माइनस वाला सवाल आ गया, इनटू वाला आ गया, बॉड मास वाला सवाल आ गया, 2-3 आ गया था, लोग उसको देख ही नहीं पाए। ये गलती नहीं करनी है। कई बच्चों से बात हो रही थी कि सर ऐसे ऐसे किया, फिर उन्होंने जब वो अरिथमेटिक वाला सेक्शन ऊपर डिस्प्ले हो रहा था ना, इधर इधर सब दिख रहा था, तो वो उस क्वेश्चन को स्किप कर करके देख रहे थे। तो मैथ में फटाफट स्क्रॉल करके गए, जो आ रहा था उसको ढूंढा, जो बड़ा था उसमें नहीं उलझे। तो ऐसे ऐसे बच्चों ने किया है, तो आप भी ऐसा करिए। कभी भी लगे कि मैथ, क्योंकि उसमें ऑप्शन था घुमाने का कि आप जिस क्वेश्चन पे जाओ उस क्वेश्चन को खोल सकते थे। कभी भी ईगो पे मत आइए, एक क्वेश्चन में मत उलझिए। बेहतर है कि एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको पूरे पेपर का आइडिया लग जाए कि क्या क्या है। तो अब अगर ये होता तो ये डिवाइड वाला, बॉड मास वाला आप इसलिए लगा लेते ना, पॉइंट करके दिया हुआ था, फुल नंबर नहीं दिया हुआ था, पॉइंट करके पूछो, 0.99 0.90 ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए थे। बट वेरी इजी, ये सब बहुत इजी थे ये वाले बॉड मास वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये कि छूट गई। तो वही होता है ना बफर सिस्टम में कि पहले अगर हमको खाना बढ़िया दिख जाता तो हम छोड़ देते हैं, और लास्ट में पता लगा गुलाब जामुन तो छूट ही गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है।
जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आप एक बार कोशिश करिए कि पूरे क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आसान पेपर छूट गया जो आप लगा सकते थे। यही हुआ है कुछ बच्चों के साथ, जो 25 करके आ रहे थे उनका 30 हो सकता था, लेकिन इस वजह से छूट गया वो पेपर, लेंदी था पेपर, ठीक है। और पैटर्न पे तो आप जो है पैटर्न पे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग एंड मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्यूरेसी है, उतना कम समय लगेगा। अब अभी कभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सीधे एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो इट विल टेक टाइम, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो लोग बैंकिंग वाले प्रिपरेशन का, आपके फार्मा में बैंकिंग और एसएससी की भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका ये वाला पोर्शन अच्छा हुआ है। उन्होंने 50 में से 35 से 40 आराम से मारा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 40 से 50 के बीच में कर दिया, क्योंकि लेंदी था पेपर, तो धुआं तो उधर भी निकला है, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है। खास करके 30 से 35 तो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला उन्होंने छेड़ ही दिया है क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सोच रहे थे कि फार्मा उनके लिए बहुत आएगा, फार्मा भी आसान आ गया। तो आप देखोगे इधर भी 30-35 वो लेके बैठे हुए हैं, और उधर भी देखोगे आप तो 35 से 40 के बीच में लेके बैठे हुए हैं। तो यही वो लोग हैं जो कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं। तो जिनका नॉन फार्मा पोर्शन ज़्यादा अच्छा चला गया है वो कट ऑफ डिसाइड करने वाले इस एग्जाम में। क्योंकि अब देखो यहाँ पर, अगर ये फार्मा टफ आ जाता तब वो डिसाइड नहीं करते, तब फार्मा वाले जिनका स्ट्रांग होता वो डिसाइड करते। लेकिन फार्मा एकदम हलवा आ गया, वो पढ़ के जाए ना पढ़ के जाए सबके लिए एकदम बराबर था। बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन थे, कौन सी बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, एस्पिरिन का नाम ये, और कौन सा प्रिकर्सर है पार्किंसन, इस तरह के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन थे। इट वॉज वेरी इजी। तो मुझे जो ऐसा पर्सनली लगता है, आई मे बी रॉन्ग, देखिए हमेशा प्रोडिक्शन हमेशा 100% नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन फार्मा पर्सन्स, जो लोग बैंकिंग के, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे, नॉन फार्मा इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब याद रखिए कि कभी भी जब आप फार्मासिस्ट का फॉर्म भरिए, आगे से अगर उसमें नॉन फार्मा है तो प्लीज़ फोकस ऑन नॉन फार्मा आल्सो। ये सीखने वाला विषय है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना सारी चीज़ें करेंगे, ये तो सीखने वाली बात ये है। क्योंकि अक्सर आप देखो नॉन फार्मा पोर्शन बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो नॉन फार्मा पोर्शन का अच्छा था, फार्मा कमजोर था, फिर भी सेलेक्ट हो गए, नहीं बहुत पढ़ के गए लेकिन सेलेक्ट होके आ गए वो फार्मासिस्ट में। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से सीखने वाली बात ये है। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि उसमें आपको करंट अफेयर अच्छे से फोकस करना है 6 महीने का, स्टैटिक के साथ साथ, ये वाली बात। अरिथमेटिक एबिलिटी और ये सब में, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल फार्मासिस्ट में नहीं बनाते, यहाँ भी टिपिकल नहीं था, यहाँ लेंदी था। अगर आप समय देते तो वही चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन एग्जाम प्रेशर था, 1 घंटे का टाइम था, 2 घंटे के अंदर वॉशरूम ही नहीं जाने दे रहे थे। कई सेंटर पे बच्चों से बात हुई, वो पेन तक जमा करवा लिया उन्होंने, इतने बदतमीजी हुई है मतलब सेंटर पे, मैं क्या ही बताऊँ। अगर वहाँ मौका था तो लास्ट में वो फीडबैक वाला ऑप्शन था ना, वहाँ फीडबैक सबको देना चाहिए था, 1-1 नंबर, और सबको एकदम अनसेटिस्फाइड वाला फीडबैक। इतने बकवास, मतलब लोग सेंटर में चिल्ला रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है सेंटर में। लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर चिल्ला रहे हैं वो लोग, मतलब एग्जाम लेट एंट्री कराया उन्होंने, बच्चे इतने सारे पहुंच गए बल्क में। बायोमेट्रिक नहीं हो रहा किसी का फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, किसी का एग्जाम 8:30 पे हो रहा था, किसी का 8:45 बजे स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से एग्जाम आगे पीछे स्टार्ट हो रहा था सबका। वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे थे, 2 घंटे किसी को जाने नहीं दे, ठंडी का टाइम है, सबको वॉशरूम जाना था, लग रही थी सबको। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सेंटर पे दिक्कतें हुई हैं। ऊपर से डिस्टर्बेंस, कई सेंटर पे न्यूसेंस बहुत ज़्यादा था। सेंटर वाले ही लोग जो आईटी के थे वही लोग काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, बट हर सेंटर पे ऐसा नहीं था, कुछ सेंटर पे ऐसी दिक्कतें आई हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, तो सीखने वाली बात यह है कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टैटिक के साथ साथ 6 महीने का एटलीस्ट। अरिथमेटिक एबिलिटी और रीजनिंग यहाँ भी टफ नहीं था, वहाँ भी टफ नहीं था, देखने में टफ लग रहा था, लेकिन जब आप लगाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन लगेगा भाई, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ दिमाग में प्रेशर होता है एग्जाम का, नहीं लग रहा था। लेकिन जब रिलैक्स होकर लगाओगे, टाइम लेके लगाओगे, 100% आप सॉल्व कर लोगे। और छूटा क्यों है लोगों का पेपर? 25, 30, 35, 40 जाते जाते छूट गया पेपर, 40 ऊपर लगा ही नहीं पाए रीजनिंग में, कितना भी कोई दुर्रम खान था, छूट गया पेपर। जनरली जो 20 वाला था, कई लोग फंसेंगे इसमें, 20 था, जैसे ओबीसी का 20 मिनिमम करना था, कई लोग इसी में फंस जाएंगे 20 क्वेश्चन में ही। ये भी एक डर है कि कई लोग 20 वाले में अटक के न रह जाएं, क्योंकि 24, 25, 30 यही बॉर्डर पे है जनरली, आप देखोगे, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फार्मा का पोर्शन जरा देखते हैं, फार्मा में क्या सिचुएशन थी और जनरल एप्टीट्यूड वाले में क्या थी। तो फार्मा करने लायक तो था 48/50 वाला,
इधर पे जो जनरल एप्टीट्यूड था वो 35 से 40 तक करने लायक था आउट ऑफ 50। करने लायक तक की बात कर रहा हूं, कितने लोग कर पाए, कितना एवरेज हुआ, वो तो बात की बात है, अलग की बात है। जनरली यहां देखोगे तो सबसे ज्यादा जो नंबर था वो 35 से 40 क्वेश्चन वालों का नंबर थे। इस रेंज में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। फिर 40 से 45 वाले में थोड़े से कम है, और 45 से 50 वाले में बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ये वाली बात है। तो जनरली इस रेंज में है बच्चे। ये कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर। कट ऑफ क्या होता है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जिसमें आपको आप लिस्ट में आ जाओ। टॉपर तो भगवान जाने कितना लेके आएगा, पता नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना तो जिन्होंने किया इस रेंज में है फार्मा में, वो लिस्ट के अंदर है। एप्टीट्यूड वाले में आप देखोगे 20, जनरली ओबीसी में 20 ऐसा क्वेश्चन था कि 20 करना ही था। आप देखोगे यहां पर करने वाले तो लोग 35-40 तक मैक्सिमम करके आए हैं, लेकिन जनरली आप रेंज देखोगे ना तो आपको दिखेगी 25 से लेके 32 क्वेश्चन तक। ये वाली रेंज सबसे ज्यादा आपको दिखेगी। ठीक है, और उसके बाद 20 से लेके 30 वाली रेंज थोड़ी सी कम दिखेगी आपको, और 20 से वालों की सबसे ज्यादा दिखेगी। तो ये जो 20 से ज्यादा है वो तो वैसे भी नहीं सेलेक्ट होने वाले, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क वो नहीं कर पाएंगे फिर इजीली। तो यहां पर दिक्कत वाली बात है ये, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क का भी तो सियापा है। तो अगर यहां पर किसी बच्चे ने इस रेंज में किया है 20 से 30 वाले में, तो वो सेलेक्ट होने वाला है, लिस्ट में आने वाला, और इधर जो ये किया है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो मैक्सिमम आप देखेंगे 40, 30, 70, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो इधर पे आप देखो ये 35 to 40, और उधर आपको 25 से 30 देखने को मिलेगा। तो मैं ये आपसे समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं आपसे कि 35 से 40 वाले रेंज वाले ज़्यादातर हैं, और 20 से 30 के रेंज में जनरली है, और ज़्यादातर आप देखोगे ये 25 वाले में जो अच्छे कैंडिडेट है, सिंसियर कैंडिडेट है, वो इस रेंज में है। और सबसे ज़्यादा किस में है? 20 से नीचे वाले। कई लोग 20 कर ही नहीं पाए हैं, छूट गया है क्योंकि लेंदी था पेपर। तो ये वाली भी बात है। ठीक है, तो यहाँ कम से कम आपको 20 से प्लस तो मान के चलिए कि ले आना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन भी, चलिए नॉन फार्मा में हम अगर 25 क्वेश्चन मान लें तो 25 मार्क, कट ऑफ डिसाइड करते हैं, लेट डिसाइड द कट ऑफ, चलिए इतना मान के चलते हैं। फिर उसके बाद नॉन फार्मा में अब 40 वाला तो एक अच्छा कैंडिडेट है, तो हम लोग 35 मान के चलते हैं, चलो 35 ही मान लेते हैं हम। ठीक है, 35 क्वेश्चन, तो 35 × 2 बराबर 70। तो अब देख लो, यानी कि 90 प्लस, ज्यादातर देखा जाए तो 95 प्लस वाले जो हैं जनरल में वो रेंज में आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए, बहुत बहुत बेसिक से कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं मैं, ये वाली बात है। अगेन इट इज अ प्रेडिक्टेड कट ऑफ, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती है, कभी भी एग्जैक्ट कट ऑफ आप नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो ये कुछ मैंने डिसाइड किया है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, देखते हैं कि कितना ये सच हो पाता है। ठीक है, वैसे उम्मीद पूरी है कि इसी रेंज में आना चाहिए। कुछ लोगों को ये टफ लग सकता है, कई लोग कहते हैं अरे सर इतना भी कहाँ था, आप हवा में बातें कर रहे हैं। भाई साहब एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये मार्क्स की बात मैं कर रहा हूं, आउट ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है जनरल का 95 प्लस ही देखने को मिलेगा जनरली मुझे देखने का। अब 5-5 आप घटा भी लीजिए, अगर 5 आपका इससे कम भी है तो भी आप लिस्ट में है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप 90 भी हैं, यानी 90 प्लस अगर जनरल में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लिस्ट के अंदर अपने आप को मानिए, ऐसा मेरा मानना है। ओबीसी में 90 से 95, यानी कि 90 से यानी 85 से भी आप मान सकते हैं, 5 आप लेके चलिए मार्जिन, लेकिन ये मैं थोड़ा सा परफेक्शन के साथ देखने की कोशिश किया मैंने। तो जिनके 95 प्लस मार्क हैं जनरल में वो कट ऑफ के अंदर हैं। ओबीसी वाले 90 to 95 मार्क्स वाले, SC ST थोड़ा सा कम होता है। आप देखेंगे आजकल जनरल ओबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो गया, 27% रिजर्वेशन होता है, लेकिन लोग बाग बहुत होते हैं ओबीसी में। तो जनरल ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, चाहे पीसीएस को उठा लो, कोई भी उठा लो, 1 नंबर 2 नंबर यही सब फर्क रहता है। यहाँ तो मैंने 5 का भी फर्क कर दिया, लेकिन अब ज़्यादा वास्तव में फर्क नहीं है। और कई एग्जाम में आप नोटिस करोगे, नॉन फार्मा एग्जाम्स जो हैं उनमें ओबीसी के कट ऑफ ज़्यादा है जनरल से, नोटिस करना है सब पैटर्न आप। ठीक है, SC ST 85 to 88। देखिए EWS जो होता है ना, EWS का जनरली कट ऑफ आप देखोगे या तो SC ST से मैच खाता हुआ दिखाई देगा या ओबीसी मैच खाता हुआ दिखाई देगा, जनरली जो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है,
चूंकि ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं, तो उसमें आप कट ऑफ देखोगे तो यही मेरे को समझ में आ रहा है कि 85 to 90 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगेन आई एम सेइंग कि 5 मार्क आप माइनस करके ही चलिए, ठीक है। ये मैंने कि स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की। अगर मैं कह रहा हूं कि 95 to 100 तो आप 90 to 95 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 5 आप लेवरेज लीजिए, ठीक है। 85 यहां पर 80, यहां पर 80, तो अगर आप इस रेंज में 90 के रेंज में हैं यानी 90 प्लस हैं तो जनरल में आप मान के चलिए। और अगर आप इधर 85 प्लस हैं, इधर आप 80 प्लस हैं, इधर आप 75-80 प्लस हैं तो मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे कम जाने वाला है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। यहां पे देखिए एक कॉमन सेंस हम लोग लगा के देखते हैं ना, ये वाली बात। ये 25 क्वेश्चन जिसने कर लिया है वो भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, 25 क्वेश्चन करेक्ट। अब 25 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए उसने अटेम्प्ट 30 किया होगा, 28-30 किया होगा, तब जाके कम से कम 25 हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। और इधर आप 35 मान के चलिए, लगभग जो अच्छे एस्पिरेंट थे वो 35 करके आए हैं। अब 48 लगाने वाले पेपर में अगर आप 35 भी ना कर पाओ तो फिर तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। ये सब बात है। तो यही है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक कट ऑफ भी आइडिया लग गया हमें। एनालिसिस भी मैंने बहुत डीप कर दी सारी चीज़ें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं मानता हूँ कि हम सब मिडिल क्लास के फैमिली के मोस्टली हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, कुछ लोग अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। हम सभी के लिए एक सपना होता है नौकरी के तौर पर, लेकिन आपको ये भी सच करना पड़ेगा कि जब भी एग्ज़ाम होता है हमें हमेशा अपने स्टैंडर्ड को उससे मैच करना होता है। तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में या तो बहुत अच्छा होगा या ख़राब हो जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी, या तो सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप नहीं सेलेक्ट हो रहे हो तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता ज़िंदगी में आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, बहुत लोग करते भी हैं। आप देख लो बहुत सारे ड्रॉपर लोग कितने बड़े बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना अपनी लाइफ में, मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादा वो परफॉर्म करता अच्छा, एवरेज स्टूडेंट, ही और शी इज़ बेटर परफॉर्मिंग, ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस रेंज में हैं तो वेल एंड गुड, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर। लेकिन अगर आपका नहीं पेपर अच्छा हुआ, ख़राब हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल ESIC आपकी ज़िंदगी नहीं निर्धारित करेगा। ESIC इज़ अ एग्ज़ाम, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और लोग ESIC में सेलेक्ट होने के बाद भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। नहीं भी सेलेक्ट हो रहे तो भी ESIC कितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, जितनी सीटें उतनी ही, तो बाकी लोग तो और ही काम करेंगे ना। तो लोग बाग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर जॉब नहीं है, अगर एक परिवार में जॉब आती है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, स्टेटस चेंज होता है, सारी चीज़ें, उसकी जनरेशन चेंज होती है। ये बात मैं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है, ये सब चीज़ें। तो मैं आपके दुख दर्द को, हर चीज़ को समझता हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम इस रेंज में आपका आ गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खाली वही सारी चीज़ें आप वही लेके दिमाग में घूमेंगे, निगेटिविटी करेंगे, तो आगे का जो SGPGI का एग्ज़ाम है, आगे के जो आपके पास मौके आने वाले हैं, रेलवे के आगे के जो आपको CGHS के मौके मिलने वाले हैं, आगे के जो आपको एम्स वाले मौके मिलने वाले हैं, वो सब गड़बड़ा जाएंगे। तो आपको जितना भी, आप आज अगर पेपर ख़राब हुआ, थोड़ा सा गम मनाना मना लो, 1-2 दिन लग जाओ, आप इस तैयारी को छोड़ना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप यहाँ पर डिमोरलाइज ना होके 1-2 दिन रिलैक्स होके और अपना बेस्ट एफर्ट देते हो, 110% यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। जब भी कभी कोई गलती होती, मैं बहुत सारे एग्जाम में नहीं, खुद भी अपने टाइम पर नहीं क्वालिफाई कर पाया। बहुत सारे एग्जाम में मैंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, इवन सिविल सर्विसेज का एग्जाम तक मैंने क्रैक किया। तो लाइफ इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड बाई वन एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई मेंटर कभी नहीं बोलेगा नहीं मैं सर इस एग्जाम में नहीं हो पाया, मैं इस एग्जाम में हो पाया। लोग बताते हैं मैं खाली इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, ये कभी कोई डिस्क्लोज नहीं करता कि मैं यहाँ नहीं सेलेक्ट हो पाया। लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में मैं खुद नहीं सेलेक्ट हो पाया और बाद में उस एग्जाम में मैंने टॉप भी किया। तो ऐसा भी सिचुएशन आता, हमें एक मैच करने वाली होती है, जब फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है वो हो जाता अपने आप ही सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कभी भी अगर आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मानिए कि भगवान ने आपको एक अच्छे टास्क के लिए काम कर रखा है। थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करके जाते हो, चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं मिलती, थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन हमें अपने आप को पेशेंस रखना अपने पास, ठीक है। यही एक मैच्योर इंसान के, कैसे आप सिचुएशन के हिसाब से डील कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यही एक मैच्योर इंसान की निशानी होती है। तो मैच्योरली थोड़ा सा बिहेव करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, पेपर नहीं हुआ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारी गलतियां हुई हम सीखेंगे,
गलतियां अगर आप करते हो, फिर वही सेम गलती दोहराते हो, तो सेम रिजल्ट के लिए फिर आप तैयार रहो। सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो हमेशा जब भी कभी कोई चीज़ गड़बड़ हो, मैंने भी इसी तरीके सीखा। चंद्रयान 2 से आप देख लीजिए क्या सीखा हमारे साइंटिस्टों ने। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, यानी जो गलतियां थी उसको दूर किया, और जो पॉसिबिलिटीज थी, गलतियों की संभावना थी, उसको कम कर दिया। यही आपको भी करना है दैनिक जीवन में अपने। कभी भी आपके जिस हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, तो आप अपनी गलतियों पे देखिए कि गलती कहाँ रही है। क्या टाइम मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम रही, क्या मैं करंट अफेयर अच्छे से नहीं पढ़ पाया, क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्या मैं आसान क्वेश्चन, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत हाई फाई पढ़ रहा हूँ और आसान क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं मेरे से, मेरा बेस नहीं क्लियर है। आपको चीज़ें पकड़ में आएगी, उन पे काम करिए आप, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस करिए, और करने के बाद 1-2 दिन रिलैक्स होइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जिनका एग्जाम 1-2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, वो तो लगे रहिए, 1 दिन का रिलैक्स दीजिए, आप लग जाइए। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एकदम तवा गरम है, बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन मोड पे है, एकदम चौका मार देना इसी पे, छोड़ना नहीं, एकदम थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं। 1 दिन 2 दिन रिलैक्स, सेल्फ एनालिसिस किया, गलतियों को सुधारा, दे दिया दूसरा एग्जाम। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप ही सेलेक्ट होने वाले हैं। लेकिन आप डिमोरलाइज मत होइए अभी, ठीक है। रेस्ट करिए, बुरा लगता है, हम इंसान हैं, कभी कभी रोने का मन हो तो रो लेना चाहिए, कभी बुरा लगने का मन हो तो बुरा लगना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे अंदर एक अलर्टनेस आए। इट डजंट मीन कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, परेशान हो जाए। और अपनी दुख परेशानी हमेशा हमें शेयर करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारना चाहिए, शेयर करना चाहिए। कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अपने मेंटर से बात करिए, मुझसे बात कर लीजिए, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी आप अपना बड़ा मानते हैं, उससे बात कर लीजिए, अपने माँ बाप से बात करिए, इंटरेक्ट करिए लोगों से, बिंदास रहिए, ठीक है। मेरा यही कहना है आपसे कि जो भी ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी, कट ऑफ मैंने डिस्कस कर दी, अगर आप रेंज में हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला मौका या जो आने वाले मौका है उसको आप भुनाइए, ये आपके हाथ में है। अगर इसका रोना अगले में करेंगे तो फिर अगला भी सेम रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल लग जाना है आपको, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करके, और जो यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं वो गलती रिपीट नहीं करनी है, गलतियों पे काम करना है, सुधार करना है, डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने आप को आत्ममंथन का समय देना है, सेल्फ एनालिसिस का समय देना है कि देखो कहाँ कमी रह गई, उस पर काम करो और आगे बढ़ो, ये करना है। और इसी तैयारी को ही, जो ये सीआरई एग्जामिनेशन जो आपका एम्स वाला आ रहा है इसको, और जो सफदरजंग वाला आ रहा है, जो भी वैकेंसीज आपकी बची हुई है, बिल्कुल चौका मार दीजिए, यही मौका है, एकदम ढिलाई नहीं, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।